रात के घने अंधेरे में जब बिजली कड़कती है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं दिखाती, वो उन सायों को भी बेपर्दा करती है जो कोने में छुपकर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। आर्यन के लिए ये रात भी ऐसी ही थी। शहर की भीड़ से दूर वो एक ऐसे कैबिन में आया था जहां सदियों से किसी ने कदम नहीं रखा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, हल्की, धीमी पर खतरनाक। कितनी अजीब खामोशी है यहाँ। लगता है जैसे ये कैबिन मेरी सांसें गिन रहा है। आर्यन ने फायरप्लेस में आग जलाई। उसने सोचा था कि वो अपनी नई बुक खत्म करेगा, पर उसे क्या पता था कि आज वो अपनी जिंदगी का आखिरी पन्ना लिखने वाला है। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। उसने आई होल से देखा, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा जंगल और ऊंची ऊंची घास। पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। कौन है? मजाक बंद करो, मैं जानता हूं तुम वहां हो। पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर पानी के गीले निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई भीगे हुए पैरों से उसके बेडरूम की तरफ बढ़ रहा हो। रात गहरी होती गई, बारिश अब तो तूफान में बदल चुकी थी। आर्यन ने हिम्मत करके बेडरूम का दरवाजा खोला। वहां की खिड़की खुली हुई थी और पर्दे हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई सफेद रूह नाच रही हो। उसने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसकी नजर सामने लगे बड़े आईने पर पड़ी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में आर्यन ने देखा कि आईने में दिखने वाला कमरा उसका नहीं था। आईने के अंदर वही कैबिन था, पर पुराना, टूटा हुआ और खून से सना हुआ। और उस आईने के अंदर आर्यन की जगह एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। नहीं, ये मेरा वहम है। मैं थक गया हूं, ये सब झूठ है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर जब उसने आंखें खोलीं तो वो लड़की आईने से बाहर निकल चुकी थी। उसके भीगे हुए पैरों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। छप छप छप। आर्यन ने चिल्लाकर आईना तोड़ दिया, पर आईने के हर टुकड़े में अब वही लड़की दिख रही थी। हजारों आंखें आर्यन को घूर रही थी। आर्यन भागकर नीचे हॉल में आया। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसे वहां टेबल पर एक पुरानी डायरी मिली। उसने पन्ना पलटा। डायरी में लिखा था, वो हर साल आती है, बरसात की इस आखिरी रात को वो अपना बदला लेने आती है। उसे वही चाहिए जो उसने उस रात खोया था। आर्यन को याद आने लगा, 5 साल पहले इसी पहाड़ी रास्ते पर एक लड़की ने उसकी कार से लिफ्ट मांगी थी। बाहर बहुत तेज बारिश थी। आर्यन डर गया था और उसने कार नहीं रोकी थी। अगले दिन न्यूज़ में आया कि वो लड़की ठंड और डर से मर गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे डर लग गया था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पर माफी की गुंजाइश नहीं थी। घर की दीवारों से अब पानी नहीं, रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कैबिन उस लड़की की चीखों से भर गया हो। रात के 4 बज चुके थे। बारिश अब भी थमी नहीं थी। आर्यन कोने में दुबक कर बैठा था। तभी उसके कान के पास वही ठंडी फुफकार आई जो उसने 5 साल पहले सुनी थी। उस दिन तुमने लिफ्ट नहीं दी, आज मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। आर्यन ने ऊपर देखा। वो लड़की उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया। आर्यन का शरीर पत्थर का बन चुका था। वो चिल्ला भी नहीं सकता था। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण कैबिन पर पड़ी। कैबिन बिल्कुल साफ था। फायरप्लेस ठंडा हो चुका था, पर आर्यन वहां नहीं था। आज भी जब उस पहाड़ी पर बरसात की आखिरी रात होती है, लोग कहते हैं कि उस कैबिन की खिड़की पर एक लड़का खड़ा दिखाई देता है, जो हर आने जाने वाली कार को देखकर हाथ हिलाता है, मदद मांगता है, पर कोई नहीं रुकता, क्योंकि उस कैबिन के अंदर अब सिर्फ मौत का सन्नाटा बसता है। किस्मत कभी कभी हमें वहां ले जाती है जहां मौत हमारा इंतजार कर रही होती है। ये कहानी है मीरा की, एक सीधी साधी कॉलेज स्टूडेंट जो बारिश की वजह से अपना रास्ता भटक गई थी। रात का वक्त, तूफानी बारिश और सामने दिखा वो पुराना कैबिन। मीरा को लगा ये उसकी पनाह है, पर वो नहीं जानती थी कि ये उसकी कब्र बनने वाला है। हेलो, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरी कार रास्ते में बंद हो गई है। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मीरा डरते हुए अंदर गई।
कैबिन के अंदर की हवा ठंडी थी, पर बाहर के तूफान से बेहतर। उसने सोचा जब तक बारिश रुकती है वो यहीं रुकेगी। उसने नहीं देखा कि उसके पीछे दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो चुका था। मीरा कैबिन के पुराने सोफे पर बैठ गई और अपने फोन का नेटवर्क चेक करने लगी। 0 सिग्नल। तभी कैबिन के कोने में रखा एक पुराना लैंडलाइन फोन बजने लगा। मीरा शॉक हो गई। इस सुनसान जगह पर फोन कैसे चल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? फोन से एक भारी आवाज, वहां से निकल जाओ, वो पीछे देख रहा है। मीरा ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ एक पुरानी खिड़की थी। बारिश की बूंदें कांच पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई बाहर से उसे खुरच रहा हो। उसने फोन रख दिया, पर 2 मिनट बाद फिर घंटी बजी। इस बार फोन उठाया तो सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी, और वो आवाज बिल्कुल मीरा की अपनी आवाज जैसी थी। मीरा ने अपने फोन की टॉर्च चलाई, क्योंकि कैबिन की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। वो रास्ता ढूंढने के लिए ऊपर की मंजिल पर गई। वहां एक कमरे में उसने देखा कि एक टेबल पर 2 कॉफी के कप रखे हैं और उनसे धुआं निकल रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने वहां से उठकर गया हो। इसका मतलब कोई और भी है यहाँ। आर्यन, क्या आप यहाँ हैं? तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने पर पड़ी। वहां एक छोटा बच्चा बैठा था, जिसका सर झुका हुआ था। मीरा को लगा वो बच्चा डर गया है। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? जैसे ही उस बच्चे ने अपना सर उठाया, मीरा की चीख निकल गई। उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल सपाट, फ्लैट था। न आंखें, न नाक, न मुंह। वो बच्चा धीरे से बोला, आप मेरे साथ खेलने आई हैं? मीरा ने नीचे की तरफ दौड़ लगाई, पर कैबिन की सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। वो जितना नीचे भागती, वो उतना ही ऊपर पहुंच जाती। कैबिन एक भूल भुलैया बन चुका था। थक कर वो वहीं गिर गई। बारिश की आवाज अब उसके कानों में चीख रही थी। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। दीवारों से अब धीरे धीरे वही पुराने कपड़े निकलने लगे जो पिछले शिकारों के थे। मीरा को महसूस हुआ कि उसकी अपनी आवाज भी गायब हो रही है। वो दीवार का एक हिस्सा बनती जा रही थी। अगले दिन जब बारिश रुकी, कैबिन फिर से खामोश था। मीरा की कार बाहर खड़ी थी, पर उसकी चाबी कैबिन के अंदर टेबल पर रखी थी। मीरा अब इस कहानी का एक नया पन्ना बन चुकी थी। अब उस कैबिन में एक नॉर्मल लड़की की रूह रहती है, जो हर रात फोन की घंटी बजाती है, इस उम्मीद में कि कोई उसे बचाने आएगा। 1 साल बीत गया। वही पहाड़ी रास्ता, वही घना जंगल और वही मनहूस कैबिन। इस बार किस्मत 2 दोस्तों को यहाँ खींच लाई थी, समीर और रोहन। दोनों ट्रेकिंग से वापस लौट रहे थे जब उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। यार रोहन, कितनी बार कहा था कि टैंक फुल करवा ले। अब देख, इस सुनसान रास्ते पर फंस गए और बारिश भी शुरू होने वाली है। भाई फिक्र मत कर, वो देख सामने एक कैबिन है, लगता है कोई पुराना गेस्ट हाउस है। आज की रात वहां गुजार लेते हैं। दोनों ने कैबिन का दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा खुला नहीं था, पर जैसे ही रोहन ने हैंडल घुमाया, दरवाजा एक चीख के साथ खुल गया। अंदर वही पुराना सन्नाटा था, पर एक अजीब सी महक थी, जैसे कोई पुरानी परफ्यूम और गीले कपड़ों की मिली-जुली स्मेल हो। समीर ने हॉल में रखी पुरानी फायरप्लेस में आग जलाने की कोशिश की। तभी वही लैंडलाइन फोन बज उठा। दोनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। इस जंगल के बीच में लैंडलाइन? कौन होगा? उठाओ मत रोहन, कुछ अजीब लग रहा है। पर रोहन ने क्यूरियोसिटी में फोन उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मीरा की आवाज फोन पर। मेरा फोन उठाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम मेरी कार की चाबी ढूंढ सकते हो? मुझे घर जाना है, बाहर बहुत ठंड है। हेलो, आप कौन हैं? आप कहाँ हैं? फोन कट गया। रोहन ने टेबल पर देखा, वहां एक पुरानी कार की चाबी रखी थी जिस पर M लिखा हुआ था। जैसे ही उसने चाबी उठाई, कैबिन की लाइट्स तेज रोशनी के साथ जलीं और फिर बुझ गईं। समीर ऊपर वाले कमरे की तरफ भागा, जहां कभी आर्यन ने आईना तोड़ा था। वहां अब एक नया आईना लगा हुआ था, पर उस पर धूल की एक गहरी परत थी। समीर ने जैसे ही धूल साफ की, उसने देखा कि आईने के अंदर आर्यन खड़ा था। ये लड़का कौन है? इसकी आंखें क्यों रो रही हैं?
आईने के अंदर से आर्यन ने अपना हाथ बाहर निकाला और समीर का गला पकड़ लिया। समीर की आवाज उसके गले में ही फंस गई। उधर नीचे हॉल में रोहन ने देखा कि उसके पीछे वही सपाट चेहरे वाला बच्चा खड़ा है। चाबी मिल गई, अब हम खेल सकते हैं। अगली सुबह बारिश थमी और सूरज निकल आया। कैबिन के बाहर एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां खड़ी थीं, एक मीरा की पुरानी कार और एक समीर की बाइक। रास्ते से गुजरने वाले एक ट्रक ड्राइवर ने देखा कि कैबिन की बालकनी में 3 लोग खड़े हैं, एक लड़का आर्यन, एक लड़की मीरा और एक नया शख्स समीर। तीनों बिल्कुल खामोश थे, जैसे कोई स्टैचू हो। रोहन का कहीं पता नहीं था, पर अगर आप कैबिन के अंदर जाएं तो हॉल में रखी उस पुरानी डायरी में एक नया पन्ना जुड़ चुका था। उसमें रोहन की हैंडराइटिंग में लिखा था, मैं रास्ता भटक गया था पर अब मैं यहीं का हिस्सा हूं, अगले मुसाफिर का इंतजार रहेगा। किस्मत का खेल देखिए, जो लोग यहाँ पनाह लेने आते हैं वो कैबिन की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं, क्योंकि ये कैबिन सिर्फ एक इमारत नहीं, एक भूखा शैतान है जो हर बरसती रात को एक नया शिकार मांगता है। गांव में बिजली गुल थी। बादलों की गरज से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान कोई पुराना गिला शिकवा कर रहा हो। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जहां की मिट्टी हमेशा ठंडी रहती थी, गांव के 4 लोग एक लालटेन जलाए बैठे थे। उनके चेहरों पर डर और गुस्से की मिलीजुली लकीरें थीं। गांव का सबसे पुराना शिकारी जिसने कई तेंदुए मारे थे, पर अब उसके हाथ थरथरा रहे थे। एक कादावर पहलवान जिसे अपनी ताकत पर गुमान था। लखन का चचेरा भाई जिसकी आंखों में अपने भाई को खोने का गम था। गांव के सबसे बूढ़े आदमी जो उस कैबिन की असली तारीख जानते थे। हमें जाना ही होगा। कब तक हम अपने भाइयों और दोस्तों को उस पहाड़ी की भेंट चढ़ाते रहेंगे? लखन गया, उससे पहले भी कितने मुसाफिर वहां से लौटे नहीं। वो कैबिन कोई घर नहीं, कोई शैतान का जबड़ा है। सही कह रहा है मंगल। इन हाथों ने बड़े बड़े बदमाशों को ठीक किया है। वो भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ेंगे? हम कल ही जाएंगे और उस कैबिन को आग लगा देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बचपन दिखाओ मत जग्गा, वो आग से नहीं जलता। वो कैबिन तो खुद एक जलती हुई रूह है। मैंने देखा है, 40 साल पहले भी शहर से लोग आए थे उसे गिराने। अगले दिन उनकी गाड़ियां वहीं थी, पर वो लोग ऐसे गायब हुए जैसे कभी पैदा ही नहीं हुए थे। काका ठीक कह रहे हैं। मैंने उस पहाड़ी पर शिकार किया है। वहां हवा भी सीधी नहीं चलती, पर इस बार बात अलग है। लखन हमारा अपना था। हम कल जाएंगे, पर दिन के उजाले में नहीं। क्यों? दिन में तो खतरा कम होता है ना? नहीं, वो कैबिन सिर्फ बारिश की रात को दिखता है। अगर हमें उसके अंदर घुसकर उस राज को खत्म करना है तो हमें उसी वक्त जाना होगा जब वो शिकार के लिए अपना दरवाजा खोलता है। सुन लो ध्यान से, अगर जाना ही है तो खाली हाथ मत जाना। मंगल, तू अपने घर से वो पुरानी गंगा जल की बोतल और काली मिर्च ले आना। बिरजू, तू अपनी बंदूक में चांदी के छर्रे भर लेना। और जग्गा, तू सिर्फ अपनी हिम्मत साथ रखना, क्योंकि वहां तेरी ताकत नहीं, तेरा डर तेरा दुश्मन बनेगा। काका, आप तो ऐसे डरा रहे हैं जैसे वो कैबिन हमें सुन रहा हो। जैसे ही जग्गा की ये बात कही, पीपल के पेड़ पर बैठा एक उल्लू जोर से चीखा। अचानक बिना किसी हवा के उनके बीच रखी लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ये क्या हुआ? लालटेन कैसे बुझ गई? शांत रहो, बस हवा का झोंका होगा। पर जैसे ही बिरजू ने माचिस की तीली जलाई, उन सब ने देखा कि उनके घेरे के बीचों बीच मिट्टी पर किसी ने भीगे हुए हाथ से कुछ लिखा था। लालटेन की रोशनी में उन्होंने पढ़ा, आ जाओ। ये किसने लिखा? हम चारों के अलावा यहाँ कोई नहीं था। उसने हमारी बातें सुन ली हैं। वो हमें दावत दे रहा है। वो चाहता है कि हम आए। ये उस कैबिन का बुलावा है। तो ठीक है, कल मंगलवार है, अमावस्या की रात भी है और मौसम विभाग ने कहा है कि कल भयानक तूफान आएगा। हम कल रात ठीक 12 बजे पहाड़ी के नीचे मिलेंगे। कोई पीछे नहीं मुड़ेगा। मैं तैयार हूं। देखते हैं उसमें कितना दम है। वो चारों अपने अपने घरों की तरफ निकल गए, पर हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई चल रहा है। मंगल जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली है और बाहर वही पुरानी लैंडलाइन फोन की घंटी बज रही है, जबकि उसके पूरे गांव में किसी के पास लैंडलाइन नहीं था। बिरजू ने अपनी बंदूक साफ करते वक्त देखा कि उसकी नली से पानी टपक रहा है। वही भीगे हुए कपड़ों की स्मेल कमरे में भर गई थी। गांव की वो रात बहुत लंबी थी।
हर कोई जानता था कि कल की रात रतनपुर के लिए फैसले की रात होगी। या तो वो कैबिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या फिर गांव के ये 4 मर्द उस पुरानी डायरी के नए पन्ने बन जाएंगे। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोग अपनी सांसें सुन सकते थे, पर पहाड़ी के ऊपर उस कैबिन की खिड़की पर एक मध्यम रोशनी जली, जैसे कोई मोमबत्ती लेकर उनका इंतजार कर रहा हो।